देखिए आपको आज पढ़ना है उष्मा, एक अच्छी चीज, क्योंकि ये ठंडी का मौसम शुरू हो गया, ठीक है। हमें पढ़ना है किसके बारे में? उष्मा के बारे में पढ़ना है, गर्मी के बारे में पढ़ना है, उष्मा क्या होती है, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो ये आप सीखिए, ठीक है, सीखने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये इन शब्दों का प्रयोग आप अपनी ज़िंदगी में बार बार करते हो। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, पानी क्यों उबल जाता है कि नहीं? गर्मी में ऊनी वो रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनते हैं? वाइट और सफ़ेद कपड़े जो है वो, है ना, सफ़ेद कपड़े जो है वो गर्मी में क्यों पहने जाते हैं? इसका क्या कारण होता है? इसका साइंटिफिक रीज़न क्या होता है? भैंस और गाय में क्या अंतर है? भैंस पानी में क्यों बैठ जाती है, गाय पानी में क्यों नहीं बैठती, है कि नहीं? देखते हैं ना आप ठंडी में बहुत, शायद कोई ऐसा होगा जो सफ़ेद वाला स्वेटर पहन के आता होगा, जो भी आता होगा वो रंग बिरंगा स्वेटर। अब स्वेटर ठंडी आ रही ना, आप देखेंगे सब रंग बिरंगे, नीला पीला काला एकदम दिख रहे होंगे। सफ़ेद बहुत शायद ही कोई दिखता हो, दिखता है नहीं ना। उसी के बारे में हमें पढ़ना है। हम बात करते हैं, शुरू कर देते हैं भाई, उष्मा क्या होती है, गर्मी किसे कहते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को महसूस कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपको ठंडी, गर्मी, है कि नहीं, उमस, ये सब पता कैसे चलता है? आप क्या चीज़ तय करते हो, क्या चीज़ देखते हो, क्या चीज़ महसूस करते हो कि आपको लगता है यार आज, जैसे एक गुनगुना पानी है ना, एक गुनगुना पानी है, एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है, जिसको गांव में बोला जाता है शीत गर्म पानी है। तो क्या देख के आप उसका पहचानते हैं कि ये पानी गर्म है, ये ठंडा है? क्या देखते हैं? उसके तापमान देखते हैं। उसका क्या देखते हैं? तापमान देखते हैं। तो तापमान का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। जैसे अभी ये गेहूं बोया गया, अगर अभी टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए, एक भी गेहूं नहीं होने वाले होंगे, नहीं होंगे। तो तापमान के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब बात हम करते हैं कि जो उष्मा है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। उष्मा समझ गए? हमारी ज़िंदगी में जैसे पानी को ठंडा गर्म, मौसम ठंडा गर्म, हम क्या देख के पहचान लेते हैं? तो उसकी उष्मा के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे पहचानते हैं। आप पानी के बगल में गुजरते हो, पानी गर्म है, अगर आप ऐसे हाथ रख के ऐसे ऊपर भी करते तो आपको लगता है पानी बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है। उससे क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही, तभी ना आप बता रहे हो। ठंडा पानी है, आप बहुत नज़दीक हाथ लेके जाएंगे तब भी नहीं, कुछ ना भाप निकलेगी ना कुछ होगा, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा उंगली डाल के चेक करेंगे, गर्म नहीं है। क्या देख रहे हैं उसमें? उष्मा नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तो उष्मा कैसे कैसे प्राप्त होती है, किन किन विधियों के द्वारा हम उष्मा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जिसमें हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, किसके द्वारा? आणविक घर्षण के द्वारा। आणविक का मतलब क्या होता है? अणुओं से। किसके द्वारा? अणुओं के द्वारा। जब दो अणु को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो अणु आपस में रगड़ के कारण क्या करते हैं? उष्मा उत्पन्न करते हैं। इसका सीधा उदाहरण है कि आप क्या करते हैं, जब आप अपने हाथ को रगड़ते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब दो अणुओं को आप रगड़ेंगे तो आपको क्या उत्पन्न होगी? उष्मा उत्पन्न होगी। हम उष्मा, बात हम कर रहे हैं कि हम उष्मा को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन किन विधियों के द्वारा हम उष्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली विधि हमारी है क्या? आणविक घर्षण द्वारा। मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं, जैसे आग की खोज कैसे हुई थी। आग की खोज कैसे हुई थी? तो जब पूरा आदि मानव जो क्या थे, उन्होंने देखा कि बड़े बड़े देवदार वृक्ष, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो आपस में रगड़ रहे हैं, तो क्या लग रही? चिंगारी, है कि नहीं? चिंगारी निकल रही थी, जिससे जंगलों में क्या लग जाती थी? आग लग जाती थी, बड़े बड़े जानवर जल जाते थे। और उधर से आदमी गुजरता था, देखता था ये क्या, ऐसे पैर ऐसे करके ऊपर मरा पड़ा है, फिर उठा। भाई पहले के मानव क्या करते थे, है कि नहीं? पहले के मानव क्या करते थे? पहले के मानव कच्ची मांस खाते थे कि नहीं खाते थे? तो जब वो बगल से गुजरे तो उन्होंने देखा यार बहुत सारे जानवर मरे, ये क्या मरा है? तो उठाया, थोड़ा सा मारा, फटकलात मारा, का एक नंबर का लग रहा है ये तो, है कि नहीं? हम लोग तो वैसे खाते थे, सोच रहा ये पता नहीं कैसा लग रहा है, ये तो बड़ा मज़ा दे रहा है कि नहीं? तो पता किया भाई देखिए, धीरे धीरे इंसान ने, धीरे धीरे जो हमारा दिमाग हुआ, मनुष्यों का दिमाग, वो धीरे धीरे विकसित हुआ। आदि मानव, उसके बाद आज का वर्तमान मानव है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। समझ रहे हैं? तो उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि यार ये दो पेड़ जो है वो रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से आप क्या हो रहा है? आग निकल रही। तो क्या किसी भी चीज़ को रगड़ने से आग निकल सकती? तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों को रगड़ा, है कि नहीं? तो उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने? एक पत्थर को लिया और रगड़ा, तो देखा कि जब बार बार पत्थर को रगड़ रहे थे तो देखा हल्की हल्की चिंगारी निकलने लगी। समझ रहे हैं? हल्की हल्की चिंगारी जब निकलने लगी तो उन्होंने कहा कि तब आग लगती कैसे है? तो उन्होंने पत्ते तोड़ के लाए और लगाए, तो देखा नहीं लग रहा। कहा तो फिर कैसे लगेगा? तो कहा कि सूखी वाली पत्ती लाओ, एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि भाई आपने पढ़ा है जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है।
गलतियां कर करके तब जाके आप क्या करोगे, क्या करेंगे, अच्छी चीज को सीख पाएंगे। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। कोई भी सवाल आप बचपन में जोड़ घटाना गुणा भाग लगाते थे तो बिना गलती के ही, ऐसा नहीं कि बचपन तुरंत आपको दिया कि चलो बताओ 2 दूनी 8, तुरंत बता देते तो 4 होता है, नहीं ना। तो गलतियां कर करके आप सीखते। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, उन्होंने 1100 बार प्रैक्टिकल किया, है ना, वही 1199 बार, तो उसको 12 माना जाता है। हालांकि इसका कोई पुख्ता नहीं होता कि ये 1200 बार ही है, 1100 बार ही है, तो वो तो एज अ बुक में लिखा है भाई, तो वो तो हम मानना पड़ेगा, क्योंकि बुक से बढ़ के हम कहाँ जानते हैं, है कि नहीं। तो क्या हुआ, तो उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप इतनी बार आपने बल्ब बनाया, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इतनी बार ये सीखा कि इतने तरीके से तो बल्ब नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हैं ना, कि जितना प्रैक्टिकल मैंने किया, इतने तरीके से तो बल्ब बनाया ही नहीं जा सकता। आखिरी बार जैसे मैंने बल्ब को बनाया वैसे ही बल्ब बनाया जा सकता है, और जितनी विधि मैंने इसके पहले किया था, इतने तरीके मैंने सीखे हैं कि इस तरीके से कोई बल्ब नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, समझ गए ना। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, फिर पत्ते लेके आए सूखे वाले और रगड़ा, तब आग लगी, तब से मानो क्या करने लगा ना, मांस को पका के खाने लगा। और आज आप देख ही रहे हैं अलग अलग वैरायटी के मसाले, अलग अलग प्रेशर कुकर, सोलर कुकर से लगा है, बिरयानी बन रही है, बड़का बड़का भगोना चढ़ रहा है एकदम, है कि नहीं, खड़े खड़े बकरा एकदम गायब हो जा रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आणविक घर्षण की। 2 अणुओं को रगड़ने पर क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम बात कर रहे हैं कि ऊष्मा हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो 2 अणुओं को रगड़ने से हम ऊष्मा क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है ईंधन के द्वारा भी हम ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। ईंधन क्या होता है, जिसको भोजपुरी में बोला जाता है ईंधन, क्या बोला जाता है, ईंधन। ईंधन लाओ खाना बनाया जाए तो ईंधन नहीं, उसको क्या बोला जाता है, ईंधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईंधन। देखिए ईंधन हमें ऊष्मा तभी देगा जब वो जलेगा, ये उसकी पहचान होती है। ईंधन वही होगा जो हमें जलने के बाद क्या करेगा, ऊष्मा देगा। जैसे आप लकड़ी लगाते हैं तो लकड़ी को भी हम ईंधन कहते हैं। गांव में गोईठा जिसको बोला जाता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। क्यों जल जाता है, मैंने आपको बताया है, मेथेनोजन के कारण बताया है ना मैंने आपको, क्योंकि उसमें मेथेन गैस पाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जल जाता है, तो वो ईंधन में आएगा। और डीजल, पेट्रोल, है ना, ये सब किस में आएंगे, ईंधन में। जो जलने के बाद हमें ऊष्मा प्रदान करे उन्हें हम क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। तो ईंधन के द्वारा भी हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। भाई लकड़ी जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, खाना बनाते हैं ना भाई, खाना जब हम बनाते हैं तो ईंधन, जब चूल्हा हो या भाई, अगर आप आज तो गैस वाला ज़माना आ गया है, हीटर का ज़माना आ गया है। लकड़ी तो हम भूल ही गए, चूल्हा तो शायद कोई आंखों में एलर्जी निकल जाती है भाई अगर जरा सा फूंक देते हैं तो, है कि नहीं। लेकिन उस खाने में इस खाने में बहुत ज़्यादा अंतर था, है कि नहीं। और गाली दे के जब खिलाया जाता तो अलग व्यवस्था। हमारे यहाँ ना पहुना उना आ जाते हैं तो अब बैठे रहते हैं तो एक पूड़ी देते हैं, खा लेते हैं, एक ठो ले लीजिए, एक ठो ज़बरदस्ती। और आज के पहुना कह देंगे तो जूता खींच के मार देंगे। आजकल पहुने स्टैंडर्ड है कि नहीं है। पहले प्यार हुआ करता था, प्यारे गायब है, अब हमारी ज़िंदगी से प्यार गायब है। पहले हमारे यहाँ को जूता चोराई की रस्म होती है, अब दुल्हाओं को चलक दूध जूता लेके आते हैं, लेक जाओ वाला, उस 400 वाला पहन के बैठेंगे यहाँ धराई पे, जो 1800 वाला गड़ियाँ में रखा है, लेक जाओ जूता। कौन देगा तुमको 1500 रुपया, 1500 में दूसरे जूता आ जाएगा, है कि नहीं भाई। हमारी जो रस्में वो ख़त्म हो रही हैं, झगड़ा हो जा रहा है। चले, तो ईंधन द्वारा समझ में आ गया। ईंधन के द्वारा भी हम ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 2 तरीके समझ में आ गए आपको, कैसे कैसे आप ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे कैसे आणविक घर्षण द्वारा 2 अणुओं को रगड़ के आप ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा ईंधन के द्वारा किसी लकड़ी को, मिट्टी के तेल, सरसों, डीजल, पेट्रोल आदि के जला के भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है विद्युत ऊष्मा का क्या करके रूपांतरण, जो विद्युत ऊर्जा है उसका हम क्या कर दे, रूपांतरण कर दे। अब देखिए बिजली आती है, ये जो आपका फैन है ये चलने लगता है, तो ये क्या है, किस, है ना, ये गतिज ऊर्जा में हो जा रहा है, बदल जा रहा है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में आ जा रहा है। और आपको क्या एहसास करवा रहा है, टेम्परेचर की आपको क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। हवा भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तब बना पंखा चलाते हैं, तो ये क्या कर, अब बल्ब की बात कर देते हैं, वो विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदल दे रहा है, प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है कि नहीं बदल दे रहा है। हीटर की बात कर देते हैं तो विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा है, ऊष्मा में बदल दे रहा है कि नहीं बदल रहा है। वो आपको टेम्परेचर दे रहा है ना, आप खाना बनाने लग रहे हो, उसे खाना बना रहे, गीजर में पानी को गर्म कर दे रहा है कि नहीं। तो वो एक ऊष्मा को क्या कर रहे हैं, आप दूसरी ऊष्मा में परिवर्तित कर दे रहे हैं।
तो विद्युत ऊर्जा को भी हम बदल के क्या कर सकते हैं, उष्मा प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा से भी हम उष्मा प्राप्त कर सकते हैं बल्ब के द्वारा। वो हमें प्रकाश भी देता है और गर्मी भी देता है। अब वाले एलईडी वाले तो बेचारे चुपचाप खड़े रहते हैं 2 मिनट तक, वो जलते हैं बेचारे, वो चले लगे सालों साल चलते हैं, एकदम चुपचाप देखते रहते हैं। कभी कभार जब घबरा जाते हैं बस आँख पलक झपकाने लगते हैं, तब फ्यूज हो गए। अब तो बल्ब फ्यूज होने वाले चांसेस पहले तो होता था, पढ़ना पड़ा, अचानक फ्यूज गया, अब बैठे रात भर बैठे रहिए। आज तो भाई 2 साल की गारंटी, 3 साल की गारंटी, 1 साल की गारंटी लेके आते हैं, अपन लगाते रहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं उष्मा का मापन। उष्मा को किस में मापा जाता है, ठीक है। जैसे आप गेहूं, चावल, आलू, मटर, सरसों, धनिया, पुदीना, जिसको भी आप वजन करना होता है वो किस में माप लेते हैं, किलो में माप लेते हैं। जो द्रव वाली चीज़ें उनको लीटर में माप लेते हैं, लोग जो लंबाई वाली चीज़ें हैं उनको मीटर में माप लेते हैं। वैसे ही उष्मा को किस में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, कैलोरी में। किस में, कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी क्या होता है समझते हैं ना। तो उष्मा को मापने का, उष्मा को हम किस में मापते हैं, आप कहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कहेंगे आप खाना बनाने के लिए कितने ऊर्जा की जरूरत है, आप कहेंगे 2 किलो। नहीं, 2 किलो नहीं, 2 किलो कैलोरी। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। वैसे 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 1000 कैलोरी होता है। कितना होता है, 1000 कैलोरी होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये आप याद रखेंगे। ये आप हर जो भी कंपटीशन वाला एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, ये मात्रक अगर आपसे पूछ देगा, इंटर लेवल में भी आपको ये मिलेगा। अगर ये आपसे पूछ देगा तो आप बेझिझक बताइएगा कि उष्मा का मात्रक क्या है, जूल है। उष्मा को मापा किस में जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव क्या क्या होता है, कैसे आप पता करोगे, मैं आपको बताऊंगा पर्सनली, ठीक है। देखिए उष्मा का प्रभाव क्या क्या होता है, उष्मा को कैसे पहचानेंगे, उष्मा हमारी जिंदगी में क्या क्या प्रभाव डालती है, ठीक है। तो क्या क्या प्रभाव डालती है, उष्मा को कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे गर्मी है। जैसे आप किसी चीज को गर्मी, आप कैसे एहसास कर लेते हो कि गर्मी है, कैसे एहसास कर लेते हो कि ठंडी है, क्या देख के आप बता लेते हो कि उष्मा का आपकी जिंदगी में या वातावरण में क्या क्या प्रभाव डालती है। तो पहला, ताप में वृद्धि। अगर जहां बहुत ज्यादा, अब यहाँ अगर बीच में यहाँ बैठे कमरे में आग लगा दी जाए, यहाँ पे कमरे के बीच में लकड़ी रख के आग लगा दी जाए, तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई। अगर यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है तो आग लगाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि होगी। सबसे पहले क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, ताप में वृद्धि होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था परिवर्तन समझते हैं। वैसे अवस्था परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, ये आगे कहीं लिखा था मैंने, रासायनिक परिवर्तन। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं इसको आप यहाँ बता दे रहा हूँ, तो इसको नहीं बताऊँगा। अवस्था परिवर्तन 2 प्रकार का होता है ना। या परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, फिर से समझ देते हैं। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे पहले अवस्था परिवर्तन थोड़ा सा समझ लो। ठोस किस अवस्था में बदलता है, द्रव में बदलता है। ठोस को अगर आप उष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव। क्या बनेगा, द्रव। और द्रव को और ज़्यादा उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगी। आपने एक वर्ड मैंने आपको बताया था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जब आप ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बना, द्रव। द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बना, गैस। और गैस को का टेम्परेचर कम करेंगे, उष्मा कम करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव। और द्रव की और उष्मा कम करेंगे तो क्या बनेगा, ठोस बनेगा। क्या बनेगा भाई, ठोस बनेगा। तो ये हो गया अवस्था परिवर्तन। मैं आपको बता रहा था भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक मतलब क्या होता है, जिसे आप छू सके, जिसे आप महसूस कर सके, जिसमें आप बदलाव कर सके, उसे आप क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को क्या कर ले, प्राप्त कर ले, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, बर्फ को आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बनेगा। और गर्म करेंगे क्या बनेगा, भाप बनेगा, गैस बन जाएगी। और फिर ठंडा करेंगे क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, क्या बना, ठोस, बर्फ बन गया ना। तो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया,
तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। उदाहरण समझ गए? दूसरा उदाहरण समझते हैं, रासायनिक परिवर्तन समझते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण समझते हैं, जैसे दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। और फिर दही से आप दूध बना सकते हैं? नहीं। आप खाना बनाने जाते हो, सब्जी बनाते हो, आलू को पीस पीस काट के बना देते हैं। जब सब्जी बन जाती है तो क्या उस सब्जी को ठंडा करके फिर से आलू निकाला जा सकता है? वो जो मसाला मिक्स हुआ उसे निकाल सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न कर सके उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। एक उदाहरण मैं आपको और बता रहा हूं, कभी कभार ऐसा पूछ दिया जाता है, एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो उसका उदाहरण बताइए। तो उसका उदाहरण क्या होता है? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का समझते हैं कैसे? जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, और जलना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। जलना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है? जब कोई चीज जलती है तो उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भाई मोमबत्ती को जब आप जलाते हो तो क्या होता है? उसकी बत्ती जो अंदर धागा रहता है वो जल जाता है, मोम पिघल जाता है। तो मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक। क्योंकि मोम पिघल जाएगा, पिघलने के बाद दोबारा मोम को हम प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? मोम को कर सकते हैं, लेकिन जो वो बत्ती जल जाती है उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करे तो भौतिक परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर सके वो रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती में दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा? मोम प्राप्त भी हो रहा है, बत्ती मिल भी नहीं रही, मतलब क्या हो रहा है? भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन। तो याद रखेंगे, पूछेगा ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसमें, या एक उदाहरण बताइए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो उसका उदाहरण क्या है बाबू? मोमबत्ती का जलना। समझ गए यहां तक? चलिए बात करते हैं प्रसार की, फैलाव की। तो उष्मा प्रसार, उष्मा, जब किसी चीज को आप उष्मा देंगे तो या तो वो लंबाई में बढ़ेगी, समझ रहे हैं? या तो क्या बढ़ेगी भाई? या तो वो आयतन में बढ़ेगी या तो वो क्षेत्रफल में बढ़ेगी। कोई वस्तु, किसी वस्तु को जब आप गर्म करेंगे तो या तो वो लंबाई में बढ़ जाएगी, जैसे कुर्सी है, अभी ये कुर्सी है, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? है ना? ये पहले क्या होगी? पहले सिकुड़ जाएगी, उसके बाद फिर और गर्म करेंगे तो धीरे क्या होगी? फैलने लगेगी। समझ रहे हैं? एक उदाहरण मैं आप बता रहा हूं कि जैसे दूध का उबलना उष्मा का प्रसार नहीं है। दूध का उबलना उष्मा का प्रसार नहीं है। आप सोचते हैं कि जब हम दूध को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, नहीं, वो फैलता नहीं, वो मजबूरी में फैलता है, वो उबल रहा है कि नहीं? जब आप उसे गर्म करते हो फैलता नहीं, केवल उसके अणु ऊपर हो रहे हैं। मैंने आपको एक बार बताया था कि पानी क्यों उबलता है, बताया था ना आपको पानी क्यों उबलता है? क्योंकि एक अणु दूसरे को, दूसरा तीसरे को, वो लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते हैं। वो टेम्परेचर एक यहाँ आता है, वो उसको धक्का देता है, वो उसको करते करते क्या करने लगता है? पानी उबलने लगता है। ऐसे ही वो दूध फैलता नहीं है। ऐसा नहीं कि जब आप दूध को गर्म करते हैं तो वो बर्तन से बाहर आता तो फैलना चाहता नहीं, उसका जो अणु है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जिसकी वजह से वो क्या है? वो भागना चाहता है, वो इधर उधर, वो इसलिए उबल रहा है। वो उष्मा का प्रसार नहीं है। समझ गए? रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो मैंने बता दिया, रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न कर सके, जैसे दहन। जब किसी वस्तु को आप जला देते हो तो क्या दोबारा वो प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगी? नहीं कर पाएगी। तो रासायनिक परिवर्तन समझ में आ ही गया। जैसे कागज को आप जला देते हो तो क्या दोबारा उस कागज को आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, केवल आप हंस सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या कर सकते हैं हम? केवल क्या कर सकते हैं भाई? क्या कर सकते हैं? केवल हंस सकते हैं हम। चलिए, तो रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर सके, दहन या ज्वलन एक रासायनिक परिवर्तन है। समझ गए? आगे बात करते हैं अन्य परिवर्तन के बारे में, और क्या क्या परिवर्तन होता है। अगर बहुत समझते हैं, बहुत आसान, बहुत मजेदार पॉइंट अब समझ में आता है। अन्य परिवर्तन क्या क्या होता है उष्मा में। अब अगर टेम्परेचर को मान लो ज़्यादा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ज़्यादा कर दिया जाए। मान लेते हैं अभी ये कमरे में बैठे हैं, ये कुल दरवाज़ा बंद और टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा, नहीं घर में नहीं कहते आज पापा का टेम्परेचर भाई ज़्यादा हो गया, है ना? वो वाला टेम्परेचर नहीं, ये वाला टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो हम क्या होंगे? पहले तो बैठेंगे, अभी तो जैसे हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 तक तो झेलेंगे, बैठे रहेंगे, बड़ी मज़ा आ रही है
है कि नहीं, नॉर्मल है 38, फिर यहाँ खुजली चालू होगी, हाँ 39, बहुत गर्मी है, हाँ लगे रहेंगे, 40 बढ़ रहा है, पंखा है तुम्हारे पास, चल रहे हैं, 50 चल रहा है, चल रहा है, 60 70 80 90 100 गए, तो बिरयानी हो जाएंगे, हाथ होता जब फैला देंगे, है कि नहीं, जानवर जब जल जाते हैं तो कैसे बेचारे पैर देखते हैं ना फैला देते हैं, वैसे फैला देंगे। तो ज़्यादा उष्मा का भी प्रभाव होता है, जब उष्मा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उष्मा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जीव जंतु मर जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर उष्मा गायब हो जाएगी, जैसे सूर्य क्या करता है, उष्मा प्रदान करता है, अगर सूर्य गायब हो गया, सूर्य पृथ्वी पर उष्मा देता है, उसी सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। वेरी गुड। अब समझते हैं, अगर सूर्य गायब हो गया तो एक पेड़ पौधे रह जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि पेड़ पौधे इसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते थे, अपना भोजन बनाते थे। वो तो छोड़ ही दो, अगर उष्मा हटा दिया जाए तो कपड़ा हर आदमी को अलग अलग सेट का कपड़ा रखना होगा, क्योंकि वो सूखेगा कब, फिर मुंह से फूक आएंगे, मेरा देखो मेरा सूखी नहीं रहा शर्ट हुआ, फूकते रहेंगे, है कि नहीं, घर भर मिलके एक तो शर्ट सुखाएंगे, ये ड्यूटी लग जाएगी, है कि नहीं। ना तो फिर जो वो क्या बोलते हैं, अनाज उसाने वाला होगा, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो वाला पंख कैसे चलाएंगे, एक जन चलाएंगे तो पूरा सब घर भर का शर्ट सूख रहा है, अलग व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि भाई क्या रह जाएगा, जब उष्मा ही नहीं है, पहले चीज़ तो हम लोग खुद ही गायब हो जाएंगे। अगर शरीर उष्मा को गायब कर दिया जाए, उष्मा मैंने आपसे एक बार पूछा था कि अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ जाए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो क्या होगा। ऑक्सीजन बढ़ जाएगी तो हर जगह आग लग जाएगी, इतने बड़े बड़े चूहे होंगे, पहले है ना हमारे बच्चों को बिल्ली लेके भागती थी, फिर कुछ देर बाद चूहा लेके भाग गया, बाबू चूहा लेके भाग गया, है कि नहीं, कैसे लेके भाग जाए भाई, इतने बड़े बड़े जानवर। हमारा जीवन बढ़ जाएगा, हमारे जीने जो हमारा जीवन काल है, हम अगर 70 साल जी रहे हैं तो हम 100 साल जीने लगेंगे, लेकिन हम जिएंगे तो भाई वो भी तो जिएंगे। इतने मोटे मोटे सर पाएंगे, ऐसे आएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्यों नहीं भाई, हमारा जीवन नहीं बढ़ रहा है। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे फेफड़ा कभी प्रभावित हो नहीं होगा और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, हम एकदम मजबूत होंगे, एकदम हम लोग सबसे लड़ेंगे एकदम, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ लेकिन भाई चूहे भी बढ़ेंगे, सर पे भी, हाँ अरे भाई तो कितना बढ़ जाएंगे, तो फिर पता चले कोई बाबू को, तो जो लड़का पैदा होगा तो लड़का तो नॉर्मल है पैदा होगा, कि लड़का वो बड़का पैदा होंगे। हाथ भाई नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, अरे हाथी उतना बड़ा, हाथी का बच्चा कितना बड़ा, बहुत बड़ा पैदा होता है ना, तो वो भी तो भाई छोटा ही तो होगा, है कि नहीं। फिर पता चला चूहा लेके भाग रहा है, बाबू को दौड़ाइए, अब पता चले लेके घुस गया, जब तक लेके घुस गया फिर दौड़िए, अब जैसी भी आएगी जब तक बाबू को गर्दन और खा रहे, कुत्ता है कुछ चबा गया था पूरा एकदम, क्या खाया, चूहा खा रहा था, अलग ही बिरयानी पकेगी। चले फिलहाल तो यहाँ तक समझ में आ गया, अन्य परिवर्तन तक समझ में आ गया। अब देखते हैं उष्मा के चालक। चालक का मतलब ले जाने, जैसे गाड़ी होती है ना, आप गाड़ी के नहीं आज तो देखते हैं, अब गाड़ी की लिखा होता है ना परिचालक, चालक लिखा होता कि नहीं, जहाँ ट्रक ड्राइवर बैठते हैं वहाँ लिखा होता चालक। तो चालक का मतलब ले जाने वाला, चालक मतलब ले जाने वाला या चलाने वाला, ठीक है। तो समझते हैं उष्मा का चालक, उष्मा को कौन कौन लेके जाता है। तो जो देखिए ये दो प्रकार के, उष्मा के सुचालक, उष्मा के कुचालक। हम पहले समझते हैं सुचालक, फिर समझेंगे कुचालक। सुचालक क्या होता है, सु मतलब अच्छा, चालक मतलब ले जाने वाला। ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो उष्मा को एक स्थान से या अपने में से उष्मा को दूसरी जगह जाने देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उष्मा के सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा के सुचालक। आप तार वगैरह देखते हो ना, लोहे से बनी जितनी वस्तु है, आपके पेंसिल जो ग्रेफाइट है, ये भी उष्मा का क्या है, सुचालक है। क्या है, ऐसे पदार्थ जो उष्मा को क्या करते हो, अपने में से जाने देते हो या उनसे होकर ऊर्जा जा सकती है दूसरी जगह, उसे क्या कहेंगे, उष्मा के सुचालक कहेंगे। उदाहरण समझिए, खाना बनाते रहते हैं, खाना बनाते वक्त क्या करते हैं, आपकी जो कलछल होती है वो कढ़ाई में छूट जाती है, छूट जाती कि नहीं छूट जाती, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो क्या होगा, छूट जाती है तो वो क्या होती, गर्म हो जाती कि नहीं हो जाती, तो वहाँ से उष्मा चल के पूरे उसके सिरे तक आई ना, तो ये उष्मा का सुचालक होगा कि कुचालक होगा, सुचालक। लेकिन वही लकड़ी की बात आप कर लो, लकड़ी को आग में लगा देते तो जब वहाँ आग आगे लगी होती तो क्या पीछे वाला पोर्शन गर्म हो जाता है, नहीं ना होता, तो ये उष्मा का क्या होगा, कुचालक। ऐसे पदार्थ
जो अपने में से उष्मा को जाने देते हैं या जिनसे होकर उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, उन्हें उष्मा का क्या कहेंगे? सुचालक कहेंगे। और वे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, उसे क्या बोलेंगे? उष्मा के कुचालक बोलेंगे। समझ गए ना? जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ठीक है। उष्मा का अवशोषण एवं विकिरण, ठीक है। उष्मा को कौन अवशोषित कर सकता है और विकिरण क्या है? यहाँ विकिरण बता दूंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप समझ जाएंगे। उष्मा का अवशोषण सबसे ज़्यादा आप गर्म ठंडी में देखते हैं, आपको ठंडी में ज़्यादा रंगीन कपड़ा क्यों पहनने के लिए कहा जाता है? ऐसे कपड़े जो रंगीन कपड़े होते हैं, मैंने आपको बताया था घर्षण सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होगा? खुरदुरी जगह पे। कहाँ? खुरदुरी जगह पे, जहाँ जो आपकी साइकिल होती है उसमें टायरों में कटिंग क्यों की जाती है? ताकि वो खुरदुरा हो सके। आपकी ये जो रोड होता है, ये रोड का है पूरा पलस्तर करके बना दिया जाता, पूरा एकदम बढ़िया से टाइल्स लगा दिया जाता, तो ब्रेक यहाँ मारोगे जाके रुकेंगे फरीदाबाद, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और बरसात हो जाएगी, लगा व्यवस्था, पैदलों गिरेंगे, धड़ाधड़ गिरवे करेंगे, चलेंगे कितना है कि थोड़ा सा चले गिर गए, थोड़ा सा चले गिर गए, क्या पहनेंगे बताइए? हरदम वही यहाँ तक बरसाती जूता कमर तक पहन के चले, है कि नहीं? सोचिए। अच्छा चलो हम लोग तो ठीक है, बाबा बाबा कैसे चलेंगे? वो तो यहाँ लाठी रखेंगे, 100-100 लाठी भागेंगे वो चलेंगे कि लाठी रोकेंगे? सोचिए, आधा काम तो उनका लाठी रोकने में हो जाएगा। फिलहाल हाँ, आप जाइएगा। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। उष्मा का अवशोषण, वे पदार्थ जो रंगीन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं और ठंडी में रंगीन कपड़े क्यों पहनते हैं। ठंडी में रंगीन कपड़े पहनने का मतलब क्या होता है? जो रंगीन कपड़े होते हैं वो उष्मा का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। और जो रंगीन, जो व्हाइट वाले, जो सफ़ेद वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? जब प्रकाश उन पे पड़ता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है। आप देखते हैं ना, कभी कभी पीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहन के आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको कोई देख नहीं पाता, क्योंकि उनकी आंखें क्या होती है? चौधिया आ जाती है। इससे क्या होता है? देखेंगे तो वो क्यों, प्रकाश क्या होगा? वो टकरा के आपकी आंख पे आता है। समझ रहे हैं ना? तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? गर्मियों में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? खुरदुरा पहनना चाहिए पहली चीज, और जो क्या हो, रंगीन हो, वो पहनने की कोशिश कीजिए। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। देख, गर्मी में आप सफ़ेद पहनेंगे और ठंडियों में आप कैसा पहनेंगे? रंगीन पहनेंगे। ठंडी आ गई, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक दिन सफ़ेद पहन के आइए और एक दिन रंगीन पहन के आइए। आप दोनों का प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपको किस दिन गर्मी। अब ऐसा नहीं कि आज बहुत ज़्यादा धूप हो गई तो आप धूप हो गई तो आप सफ़ेद पहन के आए, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन बहुत ज़्यादा ठंडे हो तो आप कहेंगे रंगीन पहन के आए। जैसे कल था वैसे आज तो लग रहा है। नहीं तो वो भाई मौसम भी तो वही, मौसम दोनों दिन सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए भाई, तापमान क्या होता है? तो किसी वस्तु में, ठीक है, ताप की जो मात्रा या जितनी गर्मी होती है, जितनी उष्मा होती है, उसे उस वस्तु का तापक्रम या क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। उसे कैसे मापा जाता है? तापमापी। ताप को कैसे मापा जाता है? दो तरीके से, एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा क्या होता है? फ़ारेनहाइट। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डिग्री सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट का प्रयोग लैब वगैरह में किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर कौन करते हैं? वैज्ञानिक लोग करते हैं फ़ारेनहाइट का। जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं उष्मा का स्थानांतरण या संचरण। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, कितने तरीके से जाती है? तो पहला पॉइंट क्या है? चालन के द्वारा। चालन क्या होता है समझिए। चालन का मतलब ले जाने वाला, जाने से। तो जब एक अणु गर्म होकर दूसरे अणु को गर्म करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? चालन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालन विधि बोलते हैं। ऐसा किसमें पाया जाता है? ठोसों में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, लोहे का एक सिरा आप आग में डाल दीजिए और दूसरा वाला पीछे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आग में डाल के उसको देखेंगे तो उसका अगला सिरा गर्म होगा, उसके बाद वाला अणु, उसके बाद वाला अणु, उसके बाद वाला अणु, करते करते पूरा लोहा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं ना हुआ कोई वहाँ से आग उठा के ला के पीछे रखा, नहीं रखा ना। तो जब एक अणु दूसरे अणु को गर्म करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, ऐसे करते करते पूरा लोहा क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो इस विधि को क्या बोला जाता है? चालन। याद रखेंगे, चालन विधि किस में पाई जाती है? ठोसों में पाई जाती है। हम बात करते हैं संवहन की। संवहन द्रव में पाया जाता है। संवहन का मतलब समझो, मैंने आपको बताया था कि पानी क्यों उबलता है। तो देखिए,
अब मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, इसके नीचे आप आग लगाते हो तो इस जो मेरा हथेली है यहाँ पे जो अणु रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है हर पदार्थ अणुओं से मिलकर बना, अणु या परमाणु से मिलकर बना है, तो आप इसे जब गर्म करेंगे तो यहाँ का इसके नीचे का जो अणु वो गर्म हो जाता है, तो अपना कुछ टेम्परेचर क्या करता है अपने बगल वाले को देता है, करते करते वो क्या करता है वो उसको उसके बगल वाले वो उसके बगल वाले वो एक दूसरे को देते हैं। लेकिन जब सबका टेम्परेचर बराबर होता है तो ये जो यहाँ वाला अणु होता है क्या होता है भाग जाता है, थोड़ा सा इधर भाग के जाता है। तो जब इधर का भाग के जाता है तो जो इसके बगल वाला वो बगल वाले को धक्का देगा, ऐसे करते करते बगल वाले को धक्का देने वाले जो इसके बगल में यहाँ रहा होगा वो उसको धक्का देगा, इधर आएगा तो वो नीचे आया। ऐसे करते करते लगातार वो क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का देते देते क्या करने लगते हैं, वो पानी उबलने लगता है। तो ऐसी विधि को क्या बोला जाता है, संवहन बोला जाता है। और विकिरण, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना कि सबसे तेज ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, तो विकिरण में होता है। किसमें होता है, विकिरण में। ये किसमें पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। जैसे एक सूर्य का प्रकाश एक कमरे में फैलता है तो पूरा का पूरा कमरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वहाँ पे वो किसी वस्तु को पर्सनली आके वो गर्म नहीं ना कर रहा कि चलो बेंच तुम पहले गर्म हो जाओ, कुर्सी तुम गर्म हो जाओ, पंखा तुम गर्म हो, तुम बैग गर्म हो, ऐसा नहीं ना, वो पूरे कमरे को एक साथ गर्म कर देता है। तो जब क्या होता है वो किसमें पाया जाता है, विकिरण। सबसे तेज ऊष्मा का संचरण किसमें होता है, विकिरण में होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, मेहनत से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।